स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग आगे का जो पार्ट है उसे सॉल्व करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, सभी ट्रेड के लिए है। पार्ट 16 है, पार्ट 1 से 5 आप जो 15 तक देख सकते हैं। उसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। प्लेलिस्ट किसकी? ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आपको जाना होगा। और पिछली वीडियोस भी देखना जरूरी है क्योंकि टोटल क्वेश्चंस तभी आपके कवर हो पाएंगे। और इसके जो पीडीएफ है आप हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल हैं इस वेबसाइट पर। यहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोर्स वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा। कोर्स में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद सेकेंड ईयर। चलिए आगे शुरू करते हैं, ज़्यादा समय आपका खराब नहीं करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 260 तक जो है ऑलरेडी कवर हो चुका है। और जो 261 है सबसे पहला क्वेश्चन है आपका। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि स्ट्रेस क्या है। और इसको मुझे नहीं लग रहा है कोई ऐसा होगा जिसको पता ना होगा। सब लोग कहते हैं कि यार बहुत स्ट्रेस में है, मतलब बहुत तनाव में है। ठीक है, तो स्ट्रेस जनरली क्या होता है, कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम जब होती है, किसी चीज़ों से दिक्कत होती है तो उसको स्ट्रेस कहते हैं। आंसर आप देख लीजिए, कह रहे हैं कि जो है आप खुश हैं तो आनंद तो आपको आएगा नहीं जब स्ट्रेस में होंगे। और कोई सरप्राइज भी नहीं होता है स्ट्रेस। ठीक है, और आनंद की अनुभूति इसमें भी मतलब आनंद या हैप्पीनेस वाली बात नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से होता है। ठीक है, फीलिंग फ्रस्ट्रेशन, जब आप फ्रस्ट्रेट फील करते हैं या किसी चीज़ से निराश हो जाते हैं, जैसे आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है या कोई चीज़ आपके साथ बुरी होती है या किसी चीज़ से आप चिड़चिड़े या गुस्सा हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन उसी को कहते हैं ना। तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रेस कैसे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है निराशा। ठीक है, निराशा या निराश फील करना, तो वो चीज़ है। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 262। आज के क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। और बस उधर पीछे क्वेश्चंस इंग्लिश में थे क्योंकि वो सब ग्रामेटिकल क्वेश्चंस थे इंग्लिश ग्रामर के, इस वजह से। हाउ मेनी डेज डट इट टेक फॉर्म अ हैबिट। फॉर्म मतलब होता है बनना। एक हैबिट, एक आदत को बनने में कितना समय लगता है। हालांकि कुछ लोगों को आदत लग जाती है 1 ही दिन में, किसी लोगों को 2 दिन में लगती है। लेकिन ये जो है बुक के अकॉर्डिंग चले या इनके क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग चले तो ये मुझे फिलहाल ऐसा नहीं समझ में आता कि इसका कोई स्टैंडर्ड होता है कि नहीं। लेकिन ये कहते हैं कि इनके हिसाब से आंसर जो है डी सही होगा कि किसी भी आदत को बनने में या कोई चीज़ आप सीख रहे हैं तो उसको जो है हैबिचुअल होने में, उसका आदत आपको लगे या वो आदत मतलब आप उस चीज़ को सीख पाएँ तो उसका जो ड्यूरेशन है कम से कम 21 दिन लगता है। तो उस चीज़ को आप जो है सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाउ मेनी डेज डज इट टेक, इसमें कितना समय लगता है एक हैबिट को बनने में। ठीक है, तो उसमें 21 दिन है, 21 डेज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये याद कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। और अभी बात हो रही है ये फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ था, कब बनाया गया था? कारखाना अधिनियम। जैसे आपको पता है कि हर चीज़ के एक्ट होते हैं। आपने अप्रेंटिस एक्ट का भी नाम सुना होगा, जो अप्रेंटिसशिप होती है। ठीक है, मैं देखता हूँ कुछ लोग मेरे स्पेलिंग गलत लिखने की वजह से भी कमेंट कर देते हैं कि स्पेलिंग सही लिखना सीख लो या ये कर लो। कोई बात नहीं भाई, मैं तो नहीं लिख पाता हूँ, आप ज़रूर सीख लेना क्योंकि आपको ज़रूर काम आएगा। और थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करता हूँ क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत बेहतर नहीं है। तो इतना तो आप लोग मैनेज कर ले। कि ऐसा होता क्या है कि बहुत से चीज़ों के नियम कानून बनते रहते हैं। तो जो फैक्ट्री का एक्ट बना था, फैक्ट्री एक्ट में बहुत सारे एक्ट होते हैं कि मतलब सैलरी कैसे देना है, सैलरी कब देना है, या कितने घंटे काम करवाना है किसी से। तो ये जो नियम वगैरह बनते हैं ना, उसी को एक्ट कहते हैं। ठीक है, और वो किसी न किसी हमेशा कुछ न कुछ नियमों में संशोधन वगैरह भी होता रहता है और उसमें बहुत सी चीज़ें शामिल की जाती हैं, हटाई जाती हैं। तो इस तरह से जो फैक्ट्री एक्ट था ना, कि जो इंडस्ट्रीज़ में लागू हुआ था, वो 1948 में बनाया गया था। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या होगा? 1948। नेक्स्ट चलते हैं। वेजेज मतलब सैलरी की बात हो रही है कि वेजेज आज मतलब सैलरी पे किए जाते हैं तो किस बेसिस पर, किस तरह से पे किए जाते हैं। तो नॉर्मली अगर कहा जाए तो कई जगहों पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के जॉब में पर डे भी दिया जाता है, कई जगहों पर 2-2, 3-3 महीने या 6 महीने पर भी दिया जाता है। लेकिन एक स्टैंडर्ड की बात किया जाए, मतलब एक स्टैंडर्ड देखा जाए तो गवर्नमेंट का जो स्टैंडर्ड होता है उसमें क्या होता है कि सैलरी जो होती है हमेशा मंथली पे की जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। एक स्टैंडर्ड की बात हो रही है जो नियमों के हिसाब से होता है। वैसे देने को तो कुछ लोग एनुअल सैलरी भी दे देंगे, साल में एक बार दें या हर 3 महीने पर दें, तो ये सब अलग बात है। लेकिन सही आंसर आपका क्या है? बी सही होगा। थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा। चलिए जूम आउट कर लिया हमने। ये क्वेश्चन है
कि वर्कर कंट्रीब्यूट टू ब्रिंग द बेस्ट आउटपुट यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्स एंड द वर्कर इज, जब हमारे वर्कर्स किसी कंपनी में अगर जो भी रिसोर्सेज हैं, मशीनरीज हैं, मटेरियल्स हैं, उनको इस्तेमाल करके और बेस्ट प्रोडक्शन देते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करते हैं या अच्छा से अच्छा काम निकालते हैं, अगर मशीन है, मशीन को इस्तेमाल करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा सके और बेहतर तरीके से किया जा सके, तो इसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, वही चीज़ हो रहा है। तो वहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जब एक कार्यकर्ता उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम उत्पादन, मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन या अच्छा कार्य कर, सबसे ज़्यादा अधिकतम कार्य करने में योगदान देता है, तो वो कार्यकर्ता यानी वो जो वर्कर है या वो जो एम्प्लॉई है वो क्या होता है? तो ऐसे को हम कहेंगे प्रोडक्टिव। ठीक है, प्रोडक्टिव एम्प्लॉय कहेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क आपको करके दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 265 का ए। और ज़्यादातर लोग आजकल पसंद भी ऐसे लोगों को ही कहते हैं जो प्रोडक्टिव हो। प्रोडक्टिव मतलब ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्शन ही, प्रोडक्टिव मतलब किसी भी काम को, जैसे अब दिन भर में अगर कोई आपको कह दे कि 10 पेज आपको टाइप करना है, ठीक है, और 10 की जगह आप 12 पेज टाइप कर दे रहे हो, 14 पेज, मतलब जितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो उसी को प्रोडक्टिव कहा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कोई प्रोडक्टिव बनाओगे तभी प्रोडक्टिव कहलाएगा, परफॉर्मेंस आपकी जितनी अच्छी हो। पीपीई मीन्स, पीपीई का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ये होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हमें आपको सुरक्षित रहने के लिए, कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनीज अलग अलग टाइप की होती हैं, कहीं किसी के सिर पर कुछ गिरने वाली भी कंपनी होती है जहाँ पर लोहे के काम होते हैं, कई जगहों पर बहुत साउंड ज़्यादा होता है, कई जगहों पर डस्ट ज़्यादा होते हैं, तो अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट्स होते हैं। जैसे ईयरबड होते हैं कान में लगाने के लिए, जहाँ मशीनों में बहुत ज़्यादा हैवी शोर हो। बहुत सी जगहों पे क्या होता है कि मास्क लगाए जाते हैं जहाँ पर एयर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होती है। बहुत सी जगहों पर हेलमेट लगाए जाते हैं जहाँ पर ऊपर से सामान गिरने का रिस्क हो। कई जगहों पे हार्ड शूज पहने जाते हैं जहाँ पर कील वगैरह या लोहा वगैरह ऐसा हो, या कुछ स्टील पैर पर गिरने का रिस्क हो या नीचे से चुभने का। तो ये सब जो हम इक्विपमेंट्स का नाम ले रहे हैं, ग्लव्स भी यूज किए जाते हैं। बहुत सी जगहों पे कुछ ऐसे सेंसिटिव वर्क हैं जहाँ पर हमें चोट लग सकता हो, या कई जगहों पर बिजली वाले में शॉक लग सकता हो, तो वहाँ पर आपका जो यूज किए जाते हैं ग्लव्स होते हैं इंसुलेटेड रबर टाइप वाले। तो ये सब जितनी चीज़ें हैं वो हमें क्या करते हैं, सुरक्षित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल आपको सही आंसर देखना है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये पहले मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आपको मिलेगा। तो सही आंसर कौन सा है? सही आंसर बी है। ठीक है, 266 का। अब नेक्स्ट चलते हैं, प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाई। कह रहे हैं प्रोडक्शन या जो कार्य है उसको बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है? क्या ऑफर करें, क्या ऑफर करें या क्या ऐसा ऑफर दें जिससे कि जो हमारा प्रोडक्शन है कंपनी का अच्छा हो, बेहतर चले, जो कंपनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट तैयार करे या ज़्यादा से ज़्यादा जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं अच्छा काम करें या वो परफॉर्मेंस अच्छा दें। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो उनको ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। उनको ट्रेनिंग दोगे, कोई नई मशीनरी है उस पर काम करने का उनको ट्रेनिंग दोगे तभी वो काम कर पाएंगे। और ट्रेनिंग देखिए, ट्रेनिंग दो टाइप की होती है। एक होता है कि आप प्रशिक्षण ले रहे हो, कोई चीज़ यहाँ पर डायग्राम पे बताया समझाया जा रहा है कि ये मशीन ऐसे 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 काम करेगी। और एक होता है आपको प्रैक्टिकली ले जाके ऑन साइट, मतलब जहाँ पे वो मशीन लगी हुई है, जहाँ पे वो कार्य हो रहा है, वहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाए। तो ऐसे में क्या है, आपको दोनों ट्रेनिंग अगर दी जाएगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या होगा, सी वाला आंसर सही होगा कि आपको ट्रेनिंग भी दिया जाए प्लस जॉब साइट, मतलब जहाँ पर आप काम करना है वहाँ पर भी ले जाकर आपको सिखाया जाए, वहाँ पर आपको अनुभव दिया जाए, एक्सपीरियंस दिया जाए काम करने का। तब क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे और अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। ठीक है, वो हिंदी में लिखा हुआ है प्रशिक्षण और नौकरी का अनुभव। ठीक है, कि जो कार्य आपको करना है उसका एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा आपके पास होगा आप उतना अच्छा परफॉर्मेंस जो है दे पाएंगे। क्योंकि अगर सिर्फ आपको प्रोत्साहन, मतलब कोई कहे कि आप ज़्यादा प्रोडक्शन करो, ज़्यादा प्रोडक्शन और अच्छा काम करो, मैं आपको ज़्यादा पैसा दूंगा, लेकिन उसको ना तो ट्रेनिंग दिया जाए, ना ही नॉलेज हो, ना ही उस काम को करने का अनुभव हो, तो सिर्फ पैसा देने से वो प्रोडक्शन नहीं देगा। लेकिन अगर उसको ट्रेनिंग दिया जाए और उसको जॉब एक्सपीरियंस भी दिया जाए तो वो बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकता है। इसलिए सही आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। 268, प्रोटेक्ट हैंड फ्रॉम कट। अगर आप हाथ को कटने से, जलने से या किसी हार्मफुल लिक्विड वगैरह से बचाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको चश्मा पहनने से आपका हाथ नहीं बचेगा। हाँ,
आपके दस्ताने यानी ग्लव्स अगर आप पहनते हो तो आपका हाथ जो है बचेगा ऐसे किसी नुकसानदेह चीज़ों से, ठीक है। कान के लिए ईयर प्लग्स यूज़ किए जाते हैं, हेलमेट जो है सिर पे लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। हाथ की बात हो रही है, ये आंखों के लिए चश्मे यूज़ किए जाते हैं, हाथ के लिए ग्लव्स यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर 268 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि ये आंसर सबको पता रहा होगा। किसको किसको 268 का आंसर पता था कमेंट करिए अपना नाम, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट एंट्री लेवल जॉब आफ्टर ITI फ्रॉम फॉर इंटीरियर डिजाइनर। कह रहा है कि इंटीरियर डिजाइनर का काम करना है। इंटीरियर डिजाइनर मतलब आप समझ रहे हैं किसी कंपनी हो, घर हो, ऑफिस हो, उसके अंदर जो रूम वगैरह की डिज़ाइंस किए जाते हैं कि कहाँ पर कौन सा मतलब विंडो होना चाहिए या फिर कहाँ पर कौन सी अलमारी होनी चाहिए, कहाँ पर सोफ़ा होना चाहिए, किधर जो है टेबल होना चाहिए, किधर रिसेप्शन एरिया होना चाहिए। तो ये जो अंदर की स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं इनको इंटीरियर डिज़ाइन बोला जाता है। तो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आप कोर्स करते हैं इंटीरियर डिज़ाइन का ITI के या इंटर के बाद के, तो ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा डिज़ाइनर के लिए ITI के बाद, ठीक है, या फिर नई नई नौकरी लगी है तब आप नहीं कर सकते, किस लेवल का काम आप नहीं कर सकते। अगर आप देखिए आप जस्ट जो है एंट्री लेवल जॉब, जैसे आपकी तुरंत ITI पास होते हैं और तुरंत आपकी जॉब लग जाती है, आप नए नए अभी फ्रेशर हैं, तो फ्रेशर हैं तो आप एक इंटर्न की तरह काम कर सकते हैं। इंटर्न मतलब किसी के अंडर काम करने वाला इंटर्न कहलाता है। जैसे मेन डॉक्टर के अंदर जो असिस्टेंट काम करते हैं उनको इंटर्न डॉक्टर कहा जाता है, यानी वो ट्रेनिंग पर होते हैं एक तरह से। तो आप इंटर्न की तरह काम कर सकते हैं, जूनियर की तरह भी काम कर सकते हैं, जूनियर इंटर्न की तरह भी काम कर सकते हैं, एक असिस्टेंट की तरह भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन आप जो है स्पेशलिस्ट की तरह काम नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर स्पेशलिस्ट होना चाहिए हिंदी में, ठीक है, स्पेशलिस्ट। तो आप जैसे ही पास आउट होते हैं, अगर तुरंत आपको जॉब लग जाती है इंटीरियर डिजाइनर की, तो आप स्पेशलिस्ट की तरह काम नहीं कर सकते, बाकी तीनों तरह कर सकते हैं। तो यही पूछ रहा था कि इसमें से कौन सा नहीं है, मतलब कौन सी ऐसी एंट्री लेवल की जॉब नहीं है कि जो एंट्री कर मतलब शुरू में ही आपको पोस्ट मिल जाए। तो ये पोस्ट आपको स्पेशलिस्ट वाली नहीं मिलेगी या ना ही आप ये कर पाएंगे, ठीक है। इसके लिए एक्सपीरियंस अनुभव चाहिए होगा आपको, जो आप इंटर्न के रूप में ले सकते हैं या जूनियर असिस्टेंट या इस तरह से काम करते हुए आप लेंगे, तो बाद में आप सीनियर बनते हुए स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मेक्स यूज ऑफ सम टूल्स। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि किसी भी कंपनी में कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको कितना बेहतर बनाने के लिए कई सारे नियम कानून होते हैं, ठीक है, लागू किए जाते हैं, जिनको बनाया जाता है। साफ सफाई पैरामीटर्स जो हैं वो फॉलो करना। तो अलग अलग प्रकार के कई नियम होते हैं जो अलग अलग मतलब विद्वान लोगों ने बनाया, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट लोगों ने बनाया, कुछ जगहों पर अलग अलग देशों ने बनाया, जो हर कंपनी यूज करती है, जिससे क्या हो कि बेहतर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मतलब क्वालिटी जो दे पाएँ, प्रोडक्ट तैयार कर पाएँ, ठीक है। तो जैसे गुणवत्ता, उसी को कह रहे हैं क्वालिटी मैनेजमेंट को कह रहे हैं गुणवत्ता प्रबंधन सिस्टम। सिस्टम मतलब प्रणाली। समस्या समाधान के लिए कुछ उपकरण नहीं है, ये एक्चुअल में कुछ नियम होते हैं का उपयोग करती हैं। इनमें से एक नहीं है, कौन सा ऐसा है जो मतलब बाकी इनमें से कोई एक ऐसा है जो नहीं इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे कि इसमें से कौन सा ऐसा है, तो इसमें आपको याद रखना है 4D या 4S कुछ नहीं होता है, ये कोई मेथड नहीं होता, ठीक है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यही इकलौता ऐसा है जो इंडस्ट्री मैनेजमेंट में यानी क्वालिटी मैनेजमेंट में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बाकी किए जाते हैं। जैसे कि 5S को ही काइजेन भी बोला जाता है, 5S को ही काइजेन भी बोला जाता है। और ये कहाँ पे बनाया गया था, ये जापान में बनाया गया था, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें हैं कि कुछ 5 शब्द हैं जापानी जिनको मिलाकर ये नियम बनाया गया था। उसमें ये बोला गया था कौन सी सामान कहाँ रखनी चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए, यही सब कुछ नियम थे, ठीक है। वो सब क्वालिटी के लिए होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ये पूछा था कौन सा, जबकि फिश बोन डायग्राम भी एक डायग्राम जो है ये भी हेल्प करता है क्वालिटी मैनेजमेंट में। और ये जो आपका 5S मेथड तो होता ही है क्वालिटी मैनेजमेंट में, काइजन भी होता है। सिर्फ ये जो 4S या 4D है, 4D जो है ये जो है ये कोई मेथड नहीं है, ठीक है। ये कोई क्वालिटी मैनेजमेंट टूल या मेथड नहीं है, इसलिए यहाँ पर आंसर सी सही हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है ना विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं है, बाकी सब है।
नेक्स्ट चलते हैं। ISO का फुल फॉर्म पूछ रहा है, मुझे लग रहा है कि आप सभी लोगों को ये पता होगा, आपने बहुत सुना होगा ISO सर्टिफाइड, ठीक है। तो ISO क्या है? पहली बात तो देखिए, ये ऑर्डर नहीं होता, ना ही ऑर्गेनाइजर होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन होता है। पहले दो सब, अब इन दोनों में आपको देखना है। तो ये क्या होता है? एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है। स्टैंड्स इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। स्टैंड्स लिखे या मीन्स लिखे एक ही होता है। ISO का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ये होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्ड को किसी कंपनी के हो, किसी कॉलेज के, किसी भी संस्था के मतलब स्टैंडर्ड को मापने के लिए एक मेजरमेंट, मतलब एक नियम कानून होता है इनका, ठीक है। ये सर्टिफाई भी करते हैं कंपनीज, जो अलग अलग कंपनीज या कॉलेजेस को चेक करते हैं। अगर इनके नियमों के हिसाब से वो सही पाए जाते हैं तो ये ISO का सर्टिफिकेट भी उनको देते हैं, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म यही होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये आपका आंसर डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। BIS का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ये भी आपका ये होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, भारतीय मानक की बात की जाए। इसके पहले ISO क्या था? वो इंटरनेशनल था, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय। पूरा वो ISO जो है इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइज हो गया स्टैंडर्डाइजेशन की। और ये क्या है? इंडियन है, इंडिया लेवल की बात हो गई, भारतीय मानक ब्यूरो। इसका आंसर BIS का फुल फॉर्म यही होगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ये इंटरनेशनल नहीं होगा और स्टेट की कोई बात ही नहीं है और बोर्ड नहीं है ये, क्योंकि एजुकेशन वगैरह नहीं है, ब्यूरो होता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। 273 का देखते हैं। बिजनेस आइडियाज़ ब्लैंक है, क्या है? बिजनेस आइडियाज़ कैसे होने चाहिए। देखिए, हमने इसके पहले भी पढ़ा था, जिसमें कुछ बिजनेस के आपके एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता वगैरह का चैप्टर इसके पहले आया था। तो उसमें ये चीज़ आई थी एक जगह कि हमें ऐसा बिजनेस करना चाहिए जिससे लोगों की मदद हो सके या लोगों की ज़रूरत पूरी हो सके। क्योंकि अगर हम कोई ऐसा सामान बनाते हैं, जैसे किसी ने मोबाइल बनाया, तो मोबाइल सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए नहीं बनाया, उस मोबाइल से बहुत लोगों की ज़रूरत पूरी हो रही है, इसलिए मोबाइल सारे जो है उसके बिक रहे हैं, उसको फ़ायदा हो रहा है। तो हमें बिजनेस में भी ये ध्यान रखना होता है कि हम ऐसी चीज़ बनाएं। अब जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है कि आपको समोसा में चीनी खाने की आदत है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को समोसा नमक वाला चाहिए। तो आप अपने हिसाब से नहीं, जिससे आपको फ़ायदा या आपको अच्छा लग रहा है वो नहीं बनाएंगे, जो लोगों को अच्छा लग रहा हो या जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है वो बनाएंगे। ये बिज़नेस का जो क्या होता है, बिज़नेस आइडिया, वही जो है सही माना जाएगा, ठीक है, और वैसा होना भी चाहिए। तो यही है, यहाँ पर देख लीजिए कि दूसरों की समस्या जिससे सॉल्व हो, तभी तो दूसरे लोग आपका जो, अगर कोई आप ऐसा प्रोडक्ट बना देते हो, छोटा सा पंप बना देते हो, इतना छोटा सा हो जो किसी के टायर में हवा भर सकता हो कहीं भी, तो क्या होगा? सिर्फ आपके पास भले ही गाड़ी ना हो, फिर भी आपने वो पंप बनाया क्योंकि दूसरे की गाड़ियों में हवा भर सकता है, तो पंप आपका बिकेगा, क्योंकि वो दूसरे की समस्या, किसी की भी समस्या का क्या वो समाधान करेगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना होता है जब भी हम बिजनेस करें, तो ये देखें कि उससे लोगों का क्या फ़ायदा है, अपना फ़ायदा नहीं, लोगों का क्या फ़ायदा है। जब आप लोगों का फ़ायदा देखोगे तो आपका फ़ायदा अपने आप होगा, ठीक है। लेकिन बहुत से लोग होता है सबसे पहले अपना ही फ़ायदा देखने लगते हैं, या तो देखते हैं कि उसका क्या फ़ायदा, तो वो मत देखा करिए आप लोग। चलिए, इन सोशल मीडिया, अगर हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और फलाना ये सब चीज़ें सोशल मीडिया ही हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी फीलिंग्स को कन्वे करते हैं, एक दूसरे को भेजते हैं, इमोशंस को भेजते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देख लीजिए, सोशल मीडिया में हम अपनी भावनाओं एक ही चीज़ है को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, क्या उपयोग करते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हो एक दूसरे से, ठीक है, और सामने वाले ने कुछ उल्टा आपको बोल दिया, तो आप क्या करते हो, आप एक ऐसा भेजते हो जिसके नाक मुंह होते हैं और यहाँ पूरा जली सी, मतलब रेड कलर का होता है। तो इससे क्या, अगर ये रेड कलर का सब रहता है तो क्या पता चल जाता है आप क्या हैं इस समय उसकी बात से आप गुस्सा हो गए, ठीक है। या तो कई बार कोई आप गुड मॉर्निंग वगैरह भेजते हैं तो आप ऐसे हाथ बना हुआ, मतलब हाथ जोड़कर भेज देते हैं नमस्कार करते हुए, तो वो क्या आपकी फीलिंग को दर्शाता है। तो इनको हम क्या कहते क्या हैं,
या फिर आप किसी को आई लव यू बोल रहे हैं तो ऐसे दिल बना के भेज देते हैं, ठीक है, रेड कलर का, या एक आध बार सिर्फ इसी को भेजो तो ये पंप भी करता रहता है व्हाट्सएप में। तो ये सब क्या दर्शाता है? ये सब आपकी फीलिंग्स दर्शाते हैं। तो ये फीलिंग्स दर्शाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो? तो इनके लिए आप क्या करते हो? इमोजी इस्तेमाल, इनको इमोजी कहा जाता है। जो भी आप सिंबल्स यूज करते हो ना, वो क्या कहलाते हैं? इमोजी कहलाते हैं। और हम इसको करते क्यों है कि ना बोलते हुए भी या कम बोलते हुए भी हम अपने फीलिंग्स को सामने वाले को शेयर कर देते हैं। शब्दों में लिखना चाहो, ठीक है, तो आपको गुस्सा हूँ, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हो गया हूँ, अब इतना बड़ा सेंटेंस लिखोगे, ठीक है, तो नहीं समझ में आएगा। लेकिन एक सिंपल सा जलता हुआ चेहरा बना दोगे तो क्या होगा, मतलब समझ जाएगा कि यार ये तो गुस्सा हो गए। या तो आप क्या करोगे, ऐसे बना दिया और ऐसे बड़ा बड़ा दांत फाड़ते हुए हाँ करते हुए बना दिए, तो क्या हुआ कि आप हंस रहे हो। या फिर कुछ लोग ऐसे कर देते हैं हंसते हुए, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, हंसते हंसते यार खुशी के मारे आंसू आ गए, ठीक है। तो ये अलग अलग होते हैं, फिलहाल उतना सुंदर नहीं दिख रहा है, आप देख लेना व्हाट्सएप में अपने, तो उनको इमोजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हम जो है सेलेक्ट करते हैं इमोजी को अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। अब इसके पहले ये क्वेश्चन था कि हम किससे एक्सप्रेस करते हैं? इमोजी से करते हैं, ठीक है, इमोजी हो गया भैया। तो अब कह रहे हैं कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इमोजी का चयन करते हैं। तो हम कैसे करते हैं? क्या अचानक से ही कोई भी इमोजी टिप के भेज देंगे? जैसे मान लीजिए कि कोई आपसे, मतलब आप किसी से गुस्सा है, तो क्या आप गुस्सा वाले को ऐसा तो नहीं है कि दिल भेज देंगे या इंजेक्शन भेज देंगे इस तरह से, मतलब बहुत सारे निशान होते हैं उसमें, मैंने देखा है। या तो गुस्सा है आप किसी से तो कार भेज देंगे, कुछ भी ऐसे ही, मतलब रैंडमली कुछ तो नहीं भेजेंगे ना। गुस्सा है तो क्या करेंगे? वो जो गुस्से वाला फेस होता है, ठीक है, गुस्से वाला फेस जो होता है वो वाला भेजेंगे ना कि मैं गुस्सा हूँ। तो वही चीज़ है कि इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम परफेक्ट देखते हैं कि वहाँ पे कौन सा इमोजी सेट हो रहा है। जैसे अगर आप किसी से प्यार कर रहे हैं या गुड मॉर्निंग भेज रहे हैं और लव यू वाला भी मैसेज भेज रहे हैं, तो सबसे बेस्ट वाला यही वाला सिंबल भेजोगे ना। ऐसा थोड़ी है कि मतलब आपको दिखाना है प्यार और आप उसमें भेज रहे हो वो एम्बुलेंस का सिंबल, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं, वही चीज़ आपको क्या है, एकदम परफेक्ट चूज करना पड़ेगा जिससे आपकी इमोशंस को सामने वाला तुरंत समझ ले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वी सेलेक्ट परफेक्ट इमोजी टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग। हम अपनी जो फीलिंग है उसको दर्शाने के लिए एकदम परफेक्ट जो होता है उसी को सेलेक्ट करते हैं और भेज देते हैं। और अगला ये कह रहा है कि वी यूज इमोजी व्हेन, हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, ठीक है, जब हम, मतलब कब करते हैं, ठीक है, जब हम बोर हो रहे हो तब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और जब हम लिखना नहीं चाहते हैं, थोड़ा बहुत ये मैटर है, या हम आलसी हैं, लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी भावनाओं को जो है ना, शब्द हमारी भावनाओं को अच्छे से व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं, लेकिन ये जो सिंबल्स होते हैं वो हमारी भावनाओं को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। कई बार जो है इशारे जो हैं ज़्यादा कारगर होते हैं शब्दों की अपेक्षा। तो वही चीज़ है कि ये जो सिंबल्स होते हैं कई बार हमारी फीलिंग को ज़्यादा बेहतर बोलते हैं अगर सेंटेंस बोलने की अपेक्षा। अगर हम एक चीज़ लिखते हैं और उस लिखने और सिंबल भेजने में ज़्यादा डिफरेंस होता है। सिंबल ज़्यादा जल्दी आपको इम्पैक्ट कर देगा, सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि आप क्या फील कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। इमोजी इसलिए करते हैं क्योंकि शब्द हमारी भावनाओं को उतना अच्छा नहीं एक्सप्रेस कर पाते जितना अच्छा इमोजी कर देता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? इसलिए हम लोग इमोजी का इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 276। जब हम परिस्थितियों या विशेष लोगों के साथ दृढ़ता से महसूस करते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं तो हम अपने किस चीज़ का उपयोग करते हैं? कह रहे हैं व्हेन यू स्ट्रांगली फील रिएक्ट सिचुएशंस विथ पर्टिकुलर पीपल वी आर यूजिंग। जैसे कई बार क्या होता है कि आप लोगों ने किसी से प्यार किया है, ठीक है, मतलब ये एक लेक्चर है। एक्चुअल में अगर आप किसी के प्रति आपके अंदर फीलिंग है ना, तो आप जो है उसको देख के कहीं न कहीं आपके अंदर एक इमोशनली मतलब अगर आप मान लीजिए 4 अनजान लोगों के बीच हैं तो आपके अंदर कोई फीलिंग नहीं आएगी, लेकिन 5वां कोई ऐसा आ गया जिसको आप प्यार करते हो तो उसके आते ही आपके अंदर से इमोशंस की, मतलब कह लो एक हलचल सी होने लगती है अंदर, आपकी फीलिंग तुरंत बदल जाएगी, आपका जो बॉडी रिएक्शंस हैं तुरंत बदल जाएंगे, जो आपका ब्रेन है कुछ और सोचने लगेगा। तो आपके अंदर क्या आता है? इमोशंस जगते हैं, ठीक है। इमोशंस की ज़्यादा यहाँ बात कर रहे हैं, तो इमोशंस को हम क्या कहते हैं? भावनाएं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? वी आर यूजिंग इमोशंस, ठीक है।
आपका आंसर ए सही हो जाएगा। इट इज़ इम्पोर्टेंट, यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है कि हम जो है एक्सेप्ट करें, भावनाओं को एक्सेप्ट करें और उसको समझें और उस हिसाब से अपने रिएक्शंस या इमोशंस को हम मतलब सामने वाले पर दर्शाएं। ठीक है, यही कह रहा है कि ये ज़रूरी है कि हम समझें, अपनी भावनाओं को स्वीकार करें और उस हिसाब से अपने इमोशंस को बाहर दिखाएं या व्यक्त करें, ये सब। और दूसरा कह रहा है कि समझने की ज़रूरत नहीं। तीसरा भी कह रहा है कि इनकार कर दो, समझने की भी ज़रूरत नहीं है। और चौथा में भी यही है कि उल्टा समझो, सही समझने की क्या ज़रूरत है, गलत ही समझो। मिसअंडरस्टैंड मतलब ये है ना। तो इस हिसाब से कोई भी सेंटेंस सही नहीं है। जितने भी मिसअंडरस्टैंड वाले हैं सब सेंटेंस गलत हैं। यहाँ पर आपका आंसर ए सही होगा कि आपको भावनाओं को समझना है और उसके हिसाब से अपनी भावनाओं को मैनेज करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कह रहे एक बंदा यानी कि एक पर्सन है जिसके अंदर इतनी एबिलिटी है या कैपेबिलिटी है जो समझता है, अंडरस्टैंड और मैनेज इमोशंस, जो अपने इमोशंस को प्रॉपरली समझता है, संभालता है। ठीक है, कि जैसे अगर मान लीजिए आप किसी के प्रति फीलिंग रखते हैं तो आप उस फीलिंग को मैनेज कीजिए, उसको कैसे एक्सप्रेस करना है उसको मैनेज कीजिए, किस प्रकार से आपको सामने वाले को बताना है कि उसको बुरा भी ना लगे। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि मतलब चार लोगों के बीच में आपने ऐसे ही कुछ अपना आपके अंदर आई फीलिंग और आपने पूरा बाहर कर दिया फीलिंग और एकदम वहाँ पर बेइज्जती हो गई सामने वाले की। तो ये सब चीज़ें नहीं, मतलब अगर आप अपनी फीलिंग को समझते हैं किसी, ठीक है, एक पर्सन जो अपनी फीलिंग को समझता है और उसको मैनेज करता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? तो वही पर यहाँ पर बात आ गई कि इंटेलिजेंट पर्सन कहेंगे या क्या कहेंगे, तो उसको इमोशनली इंटेलिजेंट कहेंगे। इंटेलिजेंस, ऐसा बंदा जो इतना इंटेलिजेंट है कि जो अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर आंसर सी सही होगा। तभी तो आप इमोशंस को कैसे समझो, जिसके अंदर अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की क्षमता होगी और उसको सही ढंग से प्रॉपरली मैनेज करने की क्षमता होगी, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे इमोशनली इंटेलिजेंस। ठीक है, कि वो भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति है। नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है इसमें का। अ पर्सन विथ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर मतलब इमोशंस को समझने की अच्छी पकड़ है, कंट्रोल करने की अच्छी क्षमता है, सही से अपने इमोशंस को इस्तेमाल करता है। ठीक है, उस व्यक्ति को मतलब क्या है, उसको उसके आगे डैश डैश लिखा हुआ है, तो उसके अंदर कोई निगेटिव क्वालिटी नहीं होगी, अहंकार भी नहीं होता है। वो बंदा हमेशा उसके अंदर कहीं न कहीं पॉजिटिव क्वालिटीज़ ही रहेंगी, क्योंकि इमोशंस कई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है प्यार वाला, गुस्से वाला भी तो होता है। अगर आप किसी बात पे तुरंत गुस्सा हो जा रहे हो, ठीक है, और उल्टा सीधा बोल देते हो, फिर बाद में आपको पछतावा हो तो क्या फ़ायदा। लेकिन अगर आप इतना समझदार हो कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर ले रहे हो और तुरंत रिएक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, बात समझ जाएगी। हो सकता हो कि आपको पछताना ना पड़े कि यार मुझे उस समय ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, तो वो भी क्या कहा जाएगा, वो भी इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन बोला जाएगा, क्योंकि वो अपने इमोशंस को बैलेंस कर लेता है, मैनेज कर लेता है। ठीक है, तो प्यार, गुस्सा, नफरत, लड़ाई झगड़ा, ये सब इमोशंस है। ठीक है, तो इस हिसाब से उसके अंदर पॉजिटिव क्वालिटीज़ भी रहेंगी। इसका आंसर सी सही है। बाकी आप जो है ग्लोबल आई टेक वेबसाइट से ऐप कह रहा हूँ मैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ाई अपनी जारी रखिए। मुझे उम्मीद है आपको क्लासेज आपसे इंटरेस्टिंग लगी होंगी, क्वेश्चन समझ में भी आया होगा, और मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चंस करवा दूं। और जल्दी करना तो बहुत आसान है, लेकिन सही तरीके से कराने में थोड़ा सा समय लग जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग इस चीज़ को समझेंगे भी, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।